सोचिए, आप एक ऐसे घर में अकेले हैं जहां दीवारों के भी कान हैं। आप जानते हैं कि वहां आपके सिवा कोई नहीं है, फिर भी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट आती है। आप पीछे मुड़ते हैं, पर वहां सिर्फ सन्नाटा मिलता है। क्या वो आपका वहम है, या कोई है जो आपके सांस लेने का इंतजार कर रहा है? आज की कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जहां की मिट्टी आज भी खून मांगती है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं स्याली खेत के सन्नाटे के बीच। मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे रोशन हॉरर स्टोरी चैनल, भूतिया और सच्ची डरावनी कहानियां। और आज रात आप अकेले नहीं हैं। तो शुरू करते हैं आज की भूतिया कहानी। रात के 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे गाड़ी के वाइपर भी ठीक से देख पाने में असमर्थ थे। विंडशील्ड पर गिरती बूंदें किसी की उंगलियों की थाप जैसी लग रही थीं। आर्यन ने अपनी कलाई घड़ी देखी, रेडियम की चमक में समय देखा और फिर ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर, जिसका नाम उसने शायद हरीश सुना था, बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसके माथे पर पसीना था, जबकि बाहर का तापमान 10 डिग्री से भी कम था। भैया, और कितना टाइम लगेगा? आर्यन ने झुंझलाते हुए पूछा। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी से निकलकर उत्तराखंड के इस सुनसान रास्ते पर उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हरीश ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, साहब, स्याली खेत का मोड़ बस आने ही वाला है। लेकिन उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। मैं हवेली तक नहीं जाऊंगा, आपको गांव के प्रवेश द्वार पर ही उतरना होगा। आर्यन सीधा होकर बैठ गया। क्या मतलब? मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं हवेली के गेट तक छोड़ने के। मेरे पास 3 बड़े बैग हैं। इस बारिश में मैं उन्हें लेकर पैदल कैसे जाऊंगा? हरीश ने गाड़ी को एक झटके के साथ रोका। सामने हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, स्याली खेत, आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत शब्द पर किसी ने लाल रंग पोत दिया था। साहब, आप शहर के लोग हैं, आप नहीं समझेंगे। हरीश की आवाज कांप रही थी। स्याली खेत में रात के 12 बजे के बाद गाड़ियों का जाना मना है। वहां की हवा भारी है, प्लीज उतर जाइए। आर्यन बहस करना चाहता था, लेकिन हरीश की आंखों में जो डर था वो कोई नाटक नहीं लग रहा था। वो डर असली था, जान बचाने वाला डर। आर्यन ने बड़बड़ाते हुए अपना बटुआ निकाला, पैसे ड्राइवर की सीट पर फेंके और अपना सामान लेकर बारिश में उतर गया। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, हरीश ने ऐसे एक्सीलेटर दबाया जैसे उसके पीछे मौत पड़ी हो। कार की लाल लाइटें कोहरे में गायब हो गईं। अब आर्यन अकेला था, घने कोहरे, बारिश और एक ऐसे सन्नाटे के बीच जो चीखने से ज्यादा डरावना था। हवेली का रास्ता पथरीला था। आर्यन ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी की पतली लकीर ने सामने के रास्ते को चीर दिया। दोनों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़ थे, जो हवा में ऐसे झूल रहे थे जैसे कोई विशाल हाथ उसे बुला रहा हो। आर्यन को यह हवेली अपने दादाजी से विरासत में मिली थी। ठाकुर विला। पिछले 30 सालों से यह बंद पड़ी थी। पिताजी ने कभी यहां आने की बात नहीं की, और जब भी आर्यन ने पूछा, वे बात टाल गए। अब जब पिताजी नहीं रहे और आर्यन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया, तो उसे इस पुरानी संपत्ति को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं दिखा। उसे बस यहां 1 हफ्ता रुकना था, कागजात ठीक करने थे और किसी बिल्डर को इसे बेचकर वापस मुंबई भाग जाना था। आर्यन रुका। उसे लगा कि उसके कदमों की आवाज के अलावा भी कोई और चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर फ्लैशलाइट घुमाई। सिर्फ बारिश और हिलते हुए पेड़। वहम है, उसने खुद को समझाया। थकान और ठंड का असर है। तभी उसे दूर कोहरे के बीच एक विशाल आकृति दिखाई दी। वह ठाकुर विला था, पुराना, जर्जर, लेकिन अपनी जगह पर किसी जिद्दी राक्षस की तरह खड़ा। हवेली की खिड़कियां काली थीं, जैसे कोई खोखली आंखें उसे घूर रही हों। गेट पर ताला नहीं था, बस एक भारी जंजीर लिपटी हुई थी। आर्यन ने धकेल कर गेट खोला। लोहे के चरमराने की आवाज इतनी तेज थी कि जंगल में गूंज गई। ऐसा लगा जैसे उसने किसी सोई हुई चीज को जगा दिया हो। चौकीदार पोर्च में पहुंचते ही आर्यन ने राहत की सांस ली। बारिश से बचाव हो गया था। उसने दरवाजे पर लगी पुरानी पीतल की कुंडी खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया।
अंदर अंधेरा था। एक अजीब सी गंध आ रही थी, सीलन, पुरानी लकड़ी और चमेली के फूलों की। इतनी पुरानी हवेली में ताजे फूलों की खुशबू। कौन है? एक भारी फटी हुई आवाज ने आर्यन को चौंका दिया। आर्यन की टॉर्च की रोशनी एक बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, आंखें मोतियाबिंद के कारण सफेद हो चुकी थीं। वह हाथ में एक लालटेन लिए खड़ा था। मैं आर्यन, विजय सिंह का बेटा। मुझे वकील साहब ने चाबी दी थी। लेकिन तुम कौन हो? बूढ़े ने लालटेन ऊपर की। उसकी सफेद पथराई आंखें आर्यन के चेहरे को नहीं, बल्कि उसके पीछे के अंधेरे को घूर रही थीं। राम सिंह, इस हवेली का चौकीदार, आपके दादाजी के समय से। वकील ने कहा था यहां कोई नहीं रहता। आर्यन ने शक से कहा। शहर वाले बहुत कुछ नहीं जानते, छोटे मालिक, राम सिंह ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसके दांत काले पड़ चुके थे। हवेली कभी खाली नहीं रहती। कभी इंसान रहते हैं, कभी यादें, और कभी वो जिन्हें भुला दिया गया हो। यह बात आर्यन को अंदर तक कंपा गई। ठीक है, ठीक है, मुझे मेरा कमरा दिखा दो, मैं थक गया हूं। बंद कमरे का रहस्य राम सिंह उसे लेकर ऊपर की मंजिल पर गया। हवेली अंदर से उम्मीद से ज्यादा बड़ी थी। दीवारों पर पुराने तैलचित्र टंगे थे। आर्यन ने गौर किया कि हर पेंटिंग में लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सभी की आंखें ऐसी बनी थीं जैसे वे आर्यन को ही देख रही हों, चाहे वह किसी भी कोने में खड़ा हो। यह आपका कमरा है? राम सिंह ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। और सुनिए छोटे मालिक। क्या? आर्यन ने बैग रखते हुए पूछा। रात को अगर कोई आवाज आए या कोई पुकारे तो दरवाजा मत खोलिएगा। और सबसे जरूरी बात, गलियारे के आखिरी छोर पर जो कमरा है जिस पर लाल ताला लगा है, उसके पास भी मत जाइएगा। क्यों? क्या है वहां? आर्यन की जिज्ञासा जाग उठी। राम सिंह की आवाज एकदम धीमी हो गई, जैसे वह कोई राज बता रहा हो। वहां वो चीज कैद है जिसकी वजह से आपके पिताजी यह गांव छोड़कर भाग गए थे। इससे पहले कि आर्यन कुछ और पूछता, राम सिंह लालटेन लेकर वहां से चला गया। अंधेरे गलियारे में उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। पहली रात आर्यन ने कमरे की बत्ती जलाई। शुक्र है इन्वर्टर काम कर रहा था। कमरा साफ था, जैसे कोई रोज इसकी सफाई करता हो। वह कपड़ों को बदले बिना ही बिस्तर पर गिर गया। थकान इतनी थी कि उसे तुरंत नींद आ गई, लेकिन नींद गहरी नहीं थी। रात के करीब 2 बजे एक आवाज ने उसे जगा दिया, पायल की आवाज। आर्यन उठकर बैठ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। क्या यह सपना था? आवाज बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर से आ रही थी। कोई गलियारे में चल रहा था। धीरे धीरे। राम सिंह ने मना किया था, लेकिन आर्यन तार्किक इंसान था। उसे लगा शायद राम सिंह ही घूम रहा होगा या कोई चोर। उसने पास रखा एक भारी फूलदान उठाया और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा चरमराया। गलियारा खाली था। बल्ब की मध्यम रोशनी में धूल के कण उड़ते दिख रहे थे। कोई नहीं था। राम सिंह? आर्यन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं, बस हवा की साई साई। लेकिन तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। गलियारे की धूल भरी जमीन पर गीले छोटे पैरों के निशान थे। नंगे पैर। वे निशान सीढ़ियों से ऊपर आए थे और गलियारे के आखिरी छोर वाले लाल ताले वाले कमरे की दीवार में जाकर गायब हो गए थे। दीवार में? आर्यन का गला सूख गया। निशान दरवाजे तक नहीं गए थे, वे दीवार के अंदर समा गए थे। वह वापस अपने कमरे में भागना चाहता था, लेकिन तभी उसे उस लाल ताले वाले कमरे के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी भूत की चीख नहीं थी, वह कुछ और भी भयानक थी। वह एक बच्चे के गुनगुनाने की आवाज थी। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही लोरी थी जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी, लेकिन उसकी माँ तो मुंबई में है और यह कमरा पिछले 30 सालों से बंद है। सांस रोककर आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी उस बंद कमरे के दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे घूमने लगा। आर्यन की सांसें अटकी हुई थीं। लाल ताले वाले कमरे का हैंडल नीचे की ओर मुड़ा हुआ था। दरवाजा अंदर से खुलने का दबाव बना रहा था, जबकि ताला बाहर से लटका हुआ था। यह भौतिकी के हर नियम के खिलाफ था। तभी आर्यन वहां एक पल भी और नहीं रुका।
वह पलटा और अपने कमरे की तरफ भागा। उसने अपना दरवाजा बंद किया, छिटकनी लगाई और भारी सोफे को घसीटकर दरवाजे से सटा दिया। वह पूरी रात बिस्तर पर बैठा रहा, हाथ में मोबाइल की टॉर्च पकड़े दरवाजे को घूरता रहा। उसे लगा जैसे दरवाजे के नीचे की दरार से कोई छाया अंदर झांकने की कोशिश कर रही हो। जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रात का डर दिन के उजाले में थोड़ा कम लगने लगा था। आर्यन ने खुद को समझाया, शायद हवा का दबाव था, पुरानी हवेली है, लकड़ी फूल जाती है। लेकिन वह जानता था कि जो उसने सुना था वह हवा नहीं थी। वह नीचे हॉल में आया। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। राम सिंह वहां पहले से मौजूद था। रात को नींद अच्छी आई छोटे मालिक? राम सिंह ने पीतल के कप में चाय डालते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे वह आर्यन के जवाब का इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा, वे सफेद मोतियाबिंद वाली आंखें। उस कमरे में कौन है राम सिंह? आर्यन ने सीधा सवाल किया। मैंने वहां से आवाजें सुनी, किसी बच्चे की, किसी औरत की। राम सिंह का हाथ रुका। चाय की कुछ बूंदें तश्तरी में गिर गईं। मैंने कहा था ना, हवेली में यादें रहती हैं, राम सिंह ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन यादें नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक आप उन्हें कुरेदे नहीं। उस तरफ मत जाइएगा। मुझे सच जानना है, यह घर मेरा है, आर्यन ने गुस्से में कहा। राम सिंह ने एक लंबी सांस ली और अपनी लाठी उठाई। गांव जाइए, राशन ले आइए, मैं बूढ़ा हूं, ज्यादा चल नहीं सकता। और सुनिए, गांव वालों से ज्यादा बातें मत कीजिएगा, वे हम लोगों को पसंद नहीं करते। यह कहकर राम सिंह लंगड़ाता हुआ अपने क्वार्टर की ओर चला गया। आर्यन समझ गया कि यह बूढ़ा उसे आसानी से कुछ नहीं बताएगा, उसे खुद पता लगाना होगा। बाजार जाने से पहले आर्यन ने घर का मुआयना करने का फैसला किया। उसे ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा सा कमरा मिला, लाइब्रेरी। कमरे में धूल की मोटी परत थी। अलमारियों में सैकड़ों पुरानी किताबें थीं। आर्यन ने मेज पर पड़ी धूल हटाई। वहां एक पुराना चमड़े की जिल्द वाला फोटो एल्बम पड़ा था। आर्यन ने उसे खोला। तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट थीं। उसके दादाजी ठाकुर विक्रम सिंह शेर के शिकार पर, फिर उसके पिताजी का बचपन। आर्यन पन्ने पलटता गया। अचानक उसका हाथ रुका। एक पारिवारिक तस्वीर थी। बीच में दादाजी कुर्सी पर बैठे थे। एक तरफ आर्यन के पिताजी खड़े थे और दूसरी तरफ एक छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा खुरच स्क्रैच दिया गया था। किसी ने पेन या चाकू से तस्वीर में उस लड़की के चेहरे को इतनी बुरी तरह मिटाया था कि कागज फट गया था। आर्यन ने अगला पन्ना पलटा। हर तस्वीर में जहां जहां वह लड़की थी, उसका चेहरा खुरच दिया गया था। नीचे एक धुंधली तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1990, और एक नाम जिसे काली स्याही से पोत दिया गया था, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था, मुन्नी। यह कौन है? आर्यन बुदबुदाया। उसके पिताजी ने कभी नहीं बताया कि उनकी कोई बहन थी। अगर थी तो उसका जिक्र क्यों मिटा दिया गया? दोपहर को आर्यन हवेली से निकलकर गांव की ओर गया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कोहरा अभी भी पेड़ों पर चिपका हुआ था। सियाली खेत गांव बहुत छोटा था, गिने चुने घर और एक बाजार। जैसे ही आर्यन बाजार में दाखिल हुआ, लोग उसे घूरने लगे। वे बातें कर रहे थे, लेकिन उसे देखते ही चुप हो गए। वह एक छोटी सी दुकान पर रुका। भैया, थोड़ा राशन चाहिए और दूध का पैकेट, आर्यन ने कहा। दुकानदार, एक अधेड़ उम्र का आदमी, आर्यन के कपड़ों और घड़ी को देख रहा था। नए आए हो? टूरिस्ट हो? नहीं, मैं आर्यन सिंह, ठाकुर विला में रुका हूं। आर्यन ने जैसे ही यह कहा, दुकानदार के हाथ से दाल का पैकेट गिर गया। आसपास बैठे 2-3 बुजुर्गों ने हुक्का पीना बंद कर दिया। ठाकुर विला? दुकानदार ने डरते हुए पूछा। वहां तो कोई नहीं जाता। तुम वहां कैसे रुक सकते हो? क्यों? वह मेरा पुश्तैनी घर है। दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए। साहब, सामान ले लो और जाओ। पैसे नहीं चाहिए, बस यहां से चले जाओ। और अगर जान प्यारी है तो सूरज ढलने से पहले उस हवेली से भाग जाना। लेकिन क्यों? आर्यन चिल्लाया। क्या है वहां? भूत? आत्मा? क्या बकवास है? पास बैठे एक बुजुर्ग ने खांसते हुए कहा। बेटा, भूत होता तो पूजा पाठ से चला जाता। वहां जो है वो श्राप है।
तुम्हारे दादा का पाप है, गुड़िया का इंतजार है। गुड़िया? आर्यन को फोटो वाली लड़की याद आई। कौन गुड़िया? जिसका नाम उस घर में लेना मना है, बुजुर्ग ने कहा। 30 साल पहले उस अमावस की रात को जो हुआ, उसकी चीखें आज भी स्याली खेत की हवा में गूंजती हैं। जाओ, लौट जाओ मुंबई, ये मिट्टी खून मांगती है। आर्यन को गुस्सा और डर दोनों महसूस हो रहा था। उसने सामान उठाया और तेज कदमों से वापस चल दिया। ये गांव वाले पागल हैं, अंधविश्वासी हैं, उसने खुद को समझाया। जब आर्यन हवेली वापस पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। अंधेरा तेजी से घिर रहा था। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। राम सिंह, आर्यन ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह अंदर गया। हॉल में सन्नाटा था, लेकिन उसे सीढ़ियों के पास कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। पानी, सीढ़ियों से पानी टपक रहा था। वह ऊपर की ओर देखा। ऊपर की मंजिल से रेलिंग के सहारे पानी की एक धार नीचे आ रही थी। आर्यन सामान वहीं छोड़कर ऊपर भागा। क्या कहीं नल खुला रह गया? जैसे ही वह ऊपर के गलियारे में पहुंचा, वह ठिठक गया। पानी लाल ताले वाले कमरे से बाहर नहीं आ रहा था। पानी उसके आर्यन के कमरे से बाहर आ रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने अपना कमरा तो लॉक किया था, चाबी उसकी जेब में थी। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा सूखा था, कहीं पानी नहीं था, लेकिन उसके बिस्तर के ठीक बीचों बीच सफेद चादर पर एक गीली कीचड़ से सनी हुई पुरानी गुड़िया डॉल रखी थी। यह प्लास्टिक की गुड़िया थी, जिसकी एक आंख गायब थी और दूसरी आंख नीली थी। उसके बाल असली इंसानी बालों जैसे लग रहे थे और उस गुड़िया के गले में एक धागा बंधा था, जिसमें वही चाबी लटकी थी, लाल ताले वाले कमरे की चाबी। तभी उसके ठीक कान के पास किसी ने फुसफुसाया, जैसे कोई उसके कंधे पर सिर रखकर खड़ा हो। भैया, आप आ गए। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर टंगा एक बड़ा आईना था और उस आईने में आर्यन को अपनी परछाई के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। एक छोटी बच्ची जिसका चेहरा बालों से ढका था और वह हवा में पैर लटकाए छत से उल्टी लटकी हुई थी। आर्यन ने झटके से अपनी गर्दन ऊपर की ओर घुमाई। छत खाली थी, वहां कोई नहीं था। न कोई उल्टी लटकी हुई बच्ची, न कोई परछाई, सिर्फ पुराना लकड़ी का सीलिंग फैन था जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रहा था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि पसलियों में दर्द होने लगा। उसने फिर आईने की ओर देखा। आईना अब सामान्य था, सिर्फ उसका अपना पसीने से लथपथ चेहरा दिखाई दे रहा था। यह मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वह बड़बड़ाया। हाइपोथर्मिया, थकान। उसने बिस्तर की ओर देखा। वह वहां थी। वह गीली एक आंख वाली गुड़िया अभी भी उसकी बेदाग सफेद चादर पर पड़ी थी। कीचड़ का धब्बा चादर पर फैलता जा रहा था, जैसे कोई काला खून हो, और उसके गले में लटकी लाल ताले वाली चाबी धातु की चमक बिखेर रही थी। आर्यन ने न चाहते हुए भी उस गुड़िया को उठाया। वह बर्फ की तरह ठंडी थी। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में जोर से फूंक मारी हो। तभी कमरे की बत्ती फड़फड़ाने लगी और फिर एक तेज पटक की आवाज के साथ बल्ब फ्यूज हो गया। आर्यन चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। वह सीढ़ियां कूदते हुए नीचे आया। राम सिंह, राम सिंह! नीचे हॉल में एक मोमबत्ती जल रही थी। राम सिंह वहां खड़ा था। उसका चेहरा सख्त था। उसने आर्यन के हाथ में वह गुड़िया देखी। उसकी बूढ़ी आंखों में पहली बार आर्यन ने सम्मान की जगह खौफ देखा। आपने उसे छू लिया? राम सिंह की आवाज फटी हुई थी। उसने लपककर आर्यन के हाथ से गुड़िया छीन ली। मैंने मना किया था, मैंने कहा था ना कि यादों को मत कुरे दो, राम सिंह चिल्लाया। कौन है वो? आर्यन ने राम सिंह का कॉलर पकड़ लिया। मुझे अभी सच बताओ, यह गुड़िया मेरे बिस्तर पर कैसे आई? वो कमरा, वो पानी और वो बच्ची कौन है जिसकी फोटो हर जगह से मिटा दी गई है? राम सिंह ने खुद को छुड़ाया। उसने गुड़िया को एक कपड़े में लपेटा और सोफे पर बैठ गया। बाहर तूफान फिर से शुरू हो चुका था। बिजली कड़की और उस रोशनी में आर्यन ने देखा कि राम सिंह रो रहा था। वो आपकी बुआ थी? राम सिंह ने कांपती आवाज में कहा। मुन्नी बीबी? बुआ? पिताजी ने कभी नहीं बताया। आर्यन सन्न रह गया।
क्योंकि ठाकुर साहब दादाजी ने उनका नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी। राम सिंह ने अतीत के पन्ने पलटने शुरू किए। मुन्नी बीबी थोड़ी अलग थीं, दिमागी रूप से कमजोर। वे 10 साल की थीं, लेकिन दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा था। ठाकुर साहब को उनसे शर्म आती थी। वे उन्हें दुनिया से छिपा कर रखते थे। फिर क्या हुआ 15 अगस्त को? आर्यन ने वो तारीख याद करते हुए पूछा। राम सिंह की आंखों में वो खौफनाक मंजर तैरने लगा। उस दिन हवेली में बड़ी पार्टी थी। शहर से मंत्री आने वाले थे। ठाकुर साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि मुन्नी बीबी कमरे से बाहर ना निकले, लेकिन मुन्नी बीबी को लुका छिपी खेलना बहुत पसंद था और उन्हें खेलने के लिए कोई साथी चाहिए था। राम सिंह ने आर्यन की आंखों में देखा। उनके साथी आपके पिताजी थे, विजय बाबा। आर्यन को झटका लगा। विजय बाबा ने मजाक में कह दिया कि अगर मुन्नी बीबी सबसे अच्छी जगह छिपेंगी तो वो उन्हें अपनी पसंद की चॉकलेट देंगे। मुन्नी बीबी छिपने चली गई। पार्टी शुरू हुई। सब भूल गए। रात हो गई। बहुत तेज बारिश थी, बिल्कुल आज जैसी। वो कहां छिपी थीं? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। हवेली के पीछे एक पुराना सूखा कुआं था जिसे ढक दिया गया था, लेकिन उसका ढक्कन ढीला था। मुन्नी बीबी शायद उसमें छिपने गई थी और फिसल गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बाहर बारिश का शोर था। 3 दिन तक वो नहीं मिली। राम सिंह ने सिसकते हुए कहा। हम सब ने सोचा वो भाग गई, लेकिन 3 दिन बाद उस कुएं से बदबू आने लगी। जब हमने उन्हें निकाला, वो अपनी इस गुड़िया को सीने से लगाए हुए थीं। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और उनकी उंगलियों के निशान कुएं की दीवारों पर थे। वो 3 दिन तक जिंदा थीं, छोटे मालिक। वो चिल्ला रही थीं और हम पार्टी में मशगूल थे। आर्यन को उबकाई आने लगी। ठाकुर साहब को अपनी इज्जत की फिक्र थी। राम सिंह ने बात जारी रखी। पुलिस केस से बचने के लिए उन्होंने लाश को उसी लाल ताले वाले कमरे में छिपा दिया। डॉक्टर को पैसे खिलाकर नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट बनवाया और रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन क्या? मरते वक्त मुन्नी बीबी बहुत गुस्से में थी। उन्हें लगा उनके भाई विजय ने उन्हें जानबूझकर वहां छोड़ा था, क्योंकि विजय बाबा ने ही उन्हें छिपने को कहा था। उन्होंने वादा किया था कि वो ढूंढने आएंगे, पर वो नहीं आए। राम सिंह खड़ा हो गया। उसने वह चाबी मेज पर रख दी। वो वापस आ गई हैं आर्यन बाबा। उन्हें लगता है कि आप विजय हैं। उनकी शक्ल सूरत आपसे मिलती थी। वो अपना खेल पूरा करना चाहती हैं। कैसा खेल? लुका छिपी। अब आपकी बारी है छिपने की। और अगर उन्होंने आपको ढूंढ लिया। राम सिंह ने वाक्य पूरा नहीं किया। तभी पूरे घर की लाइट्स एक साथ जल उठी और हॉल के बीचों बीच रखा पुराना ग्रामोफोन अपने आप बजने लगा। उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं था, फिर भी आवाज आ रही थी। एक घिसी पिटी पुरानी रिकॉर्डिंग की आवाज। 10, 20, 30। मैं आ रही हूं भैया। यह एक बच्ची की आवाज थी। आर्यन और राम सिंह दोनों जम गए। भागिए! राम सिंह चिल्लाया। गाड़ी निकालिए और भाग जाइए। आज अमावस है। आज उनकी ताकत सबसे ज्यादा है। आर्यन ने कार की चाबी उठाई और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। उसने दरवाजा खींचा। दरवाजा जाम था। उसने पूरी ताकत लगा दी। कुंडी खुली थी, लेकिन दरवाजा ऐसे बंद था जैसे बाहर से किसी ने वेल्डिंग कर दी हो। पीछे से आवाज आई। आर्यन पलटा। हॉल के दूसरे छोर पर, जहां सीढ़ियां थीं, वहां लाल ताले वाले कमरे का दरवाजा अब खुला हुआ था। उस अंधेरे कमरे के अंदर से गीले पैरों के निशान हॉल के फर्श पर उभरने लगे थे। वे निशान धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था और हवा में वह लोरी गूंजने लगी। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। आर्यन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा जाम था और मौत उसके सामने अदृश्य होकर चल रही थी। राम सिंह, कुछ करो! आर्यन चिल्लाया। उसने पीछे मुड़कर देखा। राम सिंह वहां नहीं था। जहां राम सिंह खड़ा था, वहां अब सिर्फ एक ढेर राख पड़ी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। आर्यन अकेला था। तभी उसे अपनी जेब में भारीपन महसूस हुआ। उसने हाथ डाला। लाल ताले वाली चाबी, वह तो उसने मेज पर छोड़ दी थी। वह उसकी जेब में कैसे आ गई? और उस अदृश्य बच्ची की आवाज अब उसके बिल्कुल कान के पास थी। तुम्हारी बारी है।
छिप जाओ, वरना मैं तुम्हें उसी कुएं में ले जाऊंगी। आर्यन समझ गया, यह भौतिक लड़ाई नहीं है, उसे यह खेल खेलना होगा, उसे छिपना होगा। वह पागलों की तरह सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन ऊपर जाने के बजाय उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला और अंदर कूद गया। आर्यन काल कोठरी जैसे उस तहखाने की सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बचा। ऊपर का भारी दरवाजा अपने आप ऐसे बंद हुआ जैसे किसी दानव ने अपना जबड़ा भींच लिया हो। चारों ओर घुप अंधेरा था। सड़ांध और पुरानी मिट्टी की गंध इतनी तीव्र थी कि उसका जी मिचलाने लगा। आर्यन ने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली। दियास लाई की एक डिब्बी हाथ लगी। उसने एक तीली जलाई। मध्यम रोशनी में उसने देखा कि यह तहखाना नहीं, बल्कि एक पुराना भंडार गृह था। चारों ओर टूटे हुए खिलौने, धूल से सने हुए लकड़ी के घोड़े और छोटी छोटी सैंडलें बिखरी पड़ी थीं। यह मुन्नी का कमरा था, उसका संसार जिसे दुनिया की नजरों से दूर जमीन के नीचे दफन कर दिया गया था। तभी दीवार के कोने में उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। आर्यन सावधानी से उस ओर बढ़ा। वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर उसके पिताजी के हाथ की लिखावट में एक कागज चिपका था, मुन्नी से क्षमा याचना। उसने संदूक खोला। अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि ढेर सारी चिट्ठियां और एक डायरी थी। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटे। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी रूह कांप गई। राम सिंह ने उसे जो बताया था वह पूरा सच नहीं था। उसने संदूक खोला। अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि ढेर सारी चिट्ठियां और एक डायरी थी। आर्यन ने डायरी के पन्ने पलटे। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी रूह कांप गई। राम सिंह ने उसे जो बताया था वह पूरा सच नहीं था। डायरी में उसके पिताजी ने लिखा था, आज 15 अगस्त है। पिताजी, आर्यन के दादाजी, ने मुन्नी को कुएं में नहीं गिराया था। सच तो यह है कि मुन्नी ने कुछ देख लिया था। उसने देखा था कि पिताजी और राम सिंह मिलकर गांव के किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे थे। मुन्नी अबोध थी, वह शोर मचा देती। इसलिए राम सिंह ने पिताजी के कहने पर मुन्नी को उस कमरे में बंद कर दिया था। उसे कुएं में फेंकने की योजना राम सिंह की ही थी। मैंने अपनी बहन की चीखें सुनी थी, लेकिन मैं डरपोक था। मैं चुप रहा। आर्यन के हाथ से डायरी छूट गई। राम सिंह, वह बूढ़ा आदमी कोई रक्षक नहीं, बल्कि उस बच्ची का असली हत्यारा था, और वह अभी भी इसी घर में था। रोंगटे खड़े करने वाली आहट अचानक तहखाने की छत से छूना गिरने लगा। ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कोई बहुत तेजी से ऊपर वाले कमरे में दौड़ रहा था। फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने दूसरी तीली जलाई, लेकिन वह तुरंत बुझ गई। अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक ठंडी गीली सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। भैया, तुमने डायरी पढ़ ली? आवाज किसी बच्ची की नहीं थी। वह भारी, कर्कश और डरावनी आवाज थी। आर्यन ने झपट कर माचिस की आखिरी तीली जलाई। रोशनी में जो उसने देखा, उससे उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके सामने राम सिंह खड़ा था, लेकिन वह बूढ़ा चौकीदार नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे का मांस गलकर नीचे लटक रहा था। उसके हाथों में वही पुरानी कीचड़ से सनी गुड़िया थी। राम सिंह, तुम तो मर चुके थे। आर्यन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। राम सिंह तो 30 साल पहले ही मर गया था बेटा। वह आकृति हंसी। उसकी हंसी से तहखाना गूंज उठा। मैं तो बस उसकी देह का इस्तेमाल कर रहा था। मुन्नी को न्याय चाहिए, और वह न्याय केवल तुम्हारे खून से पूरा होगा, क्योंकि तुम्हारे रगों में उसी कातिल का खून है। खेल का अंत अचानक तहखाने की दीवारें फटने लगीं। उन दरारों से काला पानी रिसने लगा, वही कुएं का पानी। देखते ही देखते पानी आर्यन के घुटनों तक आ गया। आर्यन ने जेब से वह लाल चाबी निकाली। ये चाबी ये उस कमरे की नहीं है ना? राम सिंह की आत्मा, या जो भी वसाया था, अचानक चीखी। नहीं, उसे फेंक दो, उसे मत घुमाना। आर्यन को समझ आ गया। यह चाबी उस संदूक के नीचे बने एक गुप्त ताले की थी। उसने फुर्ती से संदूक के नीचे देखा। वहां एक छोटा सा छेद था। जैसे ही उसने चाबी घुमाई, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। उस रोशनी के बीच आर्यन ने मुन्नी को देखा। वह अब डरावनी नहीं थी। वह एक सुंदर छोटी बच्ची थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया। मुन्नी, मुझे माफ कर दो।
आर्यन ने सिसकते हुए कहा। मुन्नी ने मुस्कुराकर राम सिंह के साए की ओर देखा। उसकी मुस्कान देखते ही वह भयावह साया धुएं में बदलने लगा। राम सिंह की आत्मा भयानक तरीके से चिल्लाई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण स्याली खेत पर पड़ी तो गांव वालों ने देखा कि ठाकुर विला पूरी तरह से ढह चुका था। वहां सिर्फ मलबे का ढेर था। आर्यन मलबे के बीच से बाहर निकला। उसके हाथ में वह पुरानी गुड़िया थी, लेकिन अब वह साफ थी। वह गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर बढ़ गया। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्याली खेत का वह सन्नाटा अब हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मुन्नी को उसकी मुक्ति मिल गई थी और आर्यन को अपने परिवार के पापों से मुक्ति। इतिहास के पन्ने कभी झूठ नहीं बोलते, बस वे सही समय का इंतजार करते हैं। आर्यन ने तो अपना सच पा लिया, लेकिन आपके आसपास ऐसे कितने राज दफन हैं। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। असली डर तो अब शुरू होगा। अगले भाग में हम एक और ऐसी ही अनसुलझी पहेली लेकर आएंगे। अगर आप भी रहस्यों के शौकीन हैं तो घंटी वाले आइकन, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि अगली चीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। और याद रखिएगा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता।